आज हम लोग आइसोमेरिज्म देखेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। आइसोमेरिज्म नॉर्मली ऑर्गेनिक में पढ़ी जाती है और वहाँ पर कहा जाता है कि द केमिकल कंपाउंड विच है सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल और स्टीरियो। बट इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री अगर कहा जाए तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में यहाँ पर स्ट्रक्चर में या इसके स्टीरियो में जो चेंज आता है वो लिगेंड की कभी कभी संख्या पर निर्भर करता है और कभी कभी लिगेंड की एडजॉइनिंग पर निर्भर करता है। तो देखते हैं यहाँ पर कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो आइसोमेरिज्म होती है वो किस प्रकार की होती है। ठीक है, तो आइसोमेरिज्म की जैसे कि डेफिनेशन आप जानते हो कि द phenomenon in which a chemical compound have same molecular formula। क्या कह रहा है? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। लेकिन उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या हो जाएगा? डिफरेंट हो जाएगा। स्ट्रक्चरल फार्मूला के बारे में आप जानते होंगे, स्ट्रक्चरल फार्मूला या 3D अरेंजमेंट। ठीक है, तो यहीं से ही डिवाइडेशन शुरू हो जाता है कि आइसोमेरिज्म मेनली दो टाइप की होती है, एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होती है और एक स्टीरियो आइसोमेरिज्म होती है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म को ही 3 डायमेंशनल आइसोमेरिज्म या कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो दो टाइप की आइसोमेरिज्म हमें पढ़नी है। एक हो गई स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और दूसरी पढ़नी है हमको स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होती है और स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होती है, इसको देखना है हम लोगों को। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की अगर बात की जाए तो जो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि लिगेंड की जो पोजीशन है, सपोज करो कि लिगेंड कभी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होगा, कभी कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर जा सकता है, या हो सकता है कि उस लिगेंड में एक से ज़्यादा डोनर एटम हो। जैसे आपने पढ़ा होगा एम्बीडेंटेट लिगेंड, एम्बीडेंटेट लिगेंड। ठीक है, एम्बीडेंटेट लिगेंड क्या होते हैं? हिंदी में बोलते हैं उभयदंती। ठीक है, उभयदंती लिगेंड वो होते हैं या एम्बीडेंटेट लिगेंड वो होते हैं जिनमें एक से ज़्यादा डोनर एटम प्रेजेंट हो। जैसे एग्जांपल के लिए Cn-। ठीक है, Cn- में कार्बन भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है सेंट्रल मेटल एटम को, और नाइट्रोजन भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है सेंट्रल मेटल एटम को। ठीक है, इसलिए ये एक एम्बीडेंटेट लिगेंड है। लेकिन दो डोनर एटम होने के बाद भी जब भी ये कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर्म करेगा तो उस समय यहाँ पर सिर्फ एक ही डोनर एटम कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, अब इसमें ध्यान ये रखना होगा कि सपोज करो कि अगर हम लोग Cn- को जोड़ रहे हैं किसी सेंट्रल मेटल एटम से, तो वहाँ पर अगर C बॉन्ड बनाता है तो बोलते हैं साइनो, और अगर N बॉन्ड बनाता है तो क्या बोलते हैं? आइसोसाइनो। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना होगा हमें। ऐसे बहुत सारे एम्बीडेंटेट लिगेंड हैं। एग्जाम्पल में Cn- हो गया, Nc- हो गया, SCn- हो गया, NCS हो गया। ठीक है, थायोसाइनो, आइसोथायोसाइनो। ठीक है, नाइट्राइटो, N नाइट्राइटो O, कई सारे लिगेंड आपको देखने को या पढ़ने को मिलते हैं। तो ये सारे लिगेंड जो होते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड होते हैं। इनकी खासियत क्या होती है कि इनके पास एक से ज़्यादा डोनर एटम होते हैं, लेकिन जब भी ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं तो एक बार में एक ही डोनर एटम कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म करता है और एक ही पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, तो उन्हें हम एम्बीडेंटेड लिगेंड कहते हैं। अब आते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पे। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो होती है ये मेनली 3-4 टाइप की है, देख लिया जाए। जैसे पहले ये आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म में क्या होगा? मतलब आयनन समझौता कहते हैं इसको हिंदी में, कि द केमिकल कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट आयन्स गिव व्हेन फॉर्म देयर एक्वा सोल्यूशन। मतलब जब इनका एक्वा सोल्यूशन बनाया जाएगा तो उसमें आयन जो होंगे वो डिफरेंट डिफरेंट आयन होंगे। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग ले रहे हैं कोबाल्ट का एक कंपाउंड है CONH3 का होल 5 BrSO4। ठीक है, अगर इसका हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं, मतलब इसको वाटर में डिज़ोल्व किया जाएगा, तो आयनाइजेशन होगा। आयनाइजेशन की वजह से ये आयन के फॉर्म में टूटेगा। CONH3 का होल 5 Br क्या हो जाएगा? 2+ + SO4 2-। ठीक,
अगर ऐसा हो जाए कि Br अंदर आ जाए, Br बाहर चला जाए कोऑर्डिनेशन स्फीयर के और SO4 अंदर आ जाए, तो यहाँ पर जो हाइड्रोलिसिस होगी यानी एक्वा सोल्यूशन बनाया जाएगा, तो उस समय क्या होगा, जो आयन आपको मिलेगा वो डिफरेंट आयन हो जाएगा। CO NH3 का होल 5 SO4 प्लस Br माइनस। अब आप देख लो इसमें क्या हुआ, SO4 2 माइनस आयन मिला और Br2 प्लस मिला, मतलब ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे 2 प्लस चार्ज आया, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे एक ही प्लस चार्ज आ रहा है और Br माइनस मिल रहा है, तो आयन क्या हो गए, डिफरेंट हो गए। दिस इज कॉल्ड आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। ये एक आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म का एग्जाम्पल है, तो बहुत सारे एग्जाम्पल आपको देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब आयन डिफरेंट हो जाते हैं तो क्या इनकी वैलेंसी पे भी कोई फ़र्क पड़ता होगा या इनके ऑक्सीडेशन स्टेट पे, इसको भी देख लो, ऑक्सीडेशन स्टेट पे क्या कोई फ़र्क पड़ता है। अब जैसे यहाँ पर कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली जाए, X NH3 का 0 ही होगा, Br का -1 इक्वल टू +2 जाएगा, कितना हो जाएगा, X इक्वल टू क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा ना, +3। तो यहाँ पर कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट +3, यहाँ पर भी आप निकालोगे तो क्या आएगी, +3, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं आया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन किस में चेंज आ रहा है, इसके आयन, जब हम इसका जो है इसको एक्वा सोल्यूशन में कन्वर्ट करते हैं तो इसके आयन जो दे रहा है आयन, उसमें चेंज आ रहा है, इस वजह से यहाँ पर आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म है। ठीक है, इस डिफिनेशन को फॉलो कर रहा है। चलिए देखते हैं, तो हाइड्रेट आइसोमेरिज्म में क्या है कि दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अराइजेज व्हेन डिफरेंट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई कंपाउंड देखा जाए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जैसे CrH2O का होल 6 Cl3, ठीक है, तो इस कंपाउंड में 6 एक्वा मॉलिक्यूल जो है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है। अगर ऐसा कर लिया जाए कि एक्वा मॉलिक्यूल को कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर निकाला जाए और क्लोरीन को अंदर लेके आया जाए, तो क्या चेंज आएगा, इसको देखा जाए। अब यहाँ पर इसका नाम क्या होगा, हेक्सा एक्वा क्रोमियम थर्ड क्लोराइड, सही है ना। इसी तरह से अगर इसका नाम लिखा जाए तो लिखेंगे पेंटा एक्वा, क्या लिखेंगे, पेंटा एक्वा क्लोराइडो। अब यहाँ पर क्लोराइडो भी लिगेंड है, तो क्लोराइडो क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। ठीक, अब यहाँ पर 5 है, 4 कर देते हैं, H2O की संख्या को और घटा देते हैं, H2O होल 4 कर देते हैं, Cl2 कर लेते हैं, क्लोरीन एक और अंदर ले आते हैं, एक ही क्लोरीन बाहर बच रहा है। इस कंडीशन में क्या होगा, सॉरी यहाँ पर एक हाइड्रेट भी लिखना पड़ेगा। इस कंडीशन में यहाँ क्या होगा, यहाँ पर नाम हो जाएगा टेट्रा एक्वा डाई क्लोराइडो क्रोमियम थर्ड क्लोराइड डाई हाइड्रेट। ठीक है, अब आगे चाहो तो तुम तीनों मॉलिक्यूल को बाहर ले आओ, Cr, इसका एग्जांपल नहीं है, ध्यान रखना, CrH2O का होल साइज Cl3 डॉट 3H2O, ऐसा कर लेते हैं। अब तीनों मॉलिक्यूल बाहर आ गए, इसका नाम क्या हो जाएगा, ट्राई एक्वा ट्राई क्लोराइडो क्रोमियम थर्ड ट्राई हाइड्रेट। देख रहे हो, सारे कंपाउंड जो हो गए वो डिफरेंट हो गए, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला सभी का क्या है, सेम है। जब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है तो उस फेनोमेनन को हम आइसोमेरिज्म कहते हैं, क्योंकि हाइड्रेट मॉलिक्यूल की वजह से ऐसा हो रहा है, तो इसे हम क्या बोल रहे हैं, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म कह रहे हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में अगला पार्ट है, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म के बाद है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म क्या होती है देखा जाए, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में कि देखा जाता है कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपने लिया, देखा जो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ले रहे हैं वो पेयर में आपको मिलते हैं, और एक कैटायन के फॉर्म में बिहेव करता है, दूसरा एनायन के फॉर्म में बिहेव करता है। तो इसकी डेफिनेशन कह सकते हैं, दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज ऑब्जर्व इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैविंग बोथ कैटायनिक एंड एनायनिक कॉम्प्लेक्स।
जैसे एग्जांपल के लिए PT NH3 का होल 4 और NiCN का होल 4। ठीक, तो ये हो गया एनायनिक कॉम्प्लेक्स और ये हो गया कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसमें न्यूट्रल लिगेंड होगा। इसकी पहचान यही है कि पहले वाले कॉम्प्लेक्स में न्यूट्रल लिगेंड होगा और दूसरे वाले कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, एक एनायनिक लिगेंड होगा, जिसकी वजह से ये कैटायनिक हो जाएगा और ये एनायनिक होगा। अब यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, इसके रिस्पेक्ट में निकाली जाएगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अब यहाँ पर इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या कर सकते हैं, इसमें चेंज कर सकते हैं। मेटल को उठा के इधर रख दे, इस मेटल को उठा के यहाँ रख दे। NiNH3 का होल 4 और PtCN4। क्या हुआ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन अब क्या हुआ कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो हो गया वो डिफरेंट हो गया। क्यों डिफरेंट हो गया, क्योंकि सेंट्रल मेटल एटम जो था उसने एक कोऑर्डिनेशन स्पेयर को छोड़ा और दूसरे कोऑर्डिनेशन स्पेयर में चला गया। मतलब क्या हुआ, सब्स्टिट्यूशन हो गया। प्लेटिनम ने निकिल की जगह ले ली और निकिल ने प्लेटिनम की जगह ले ली। तो ये कंपाउंड तो डिफरेंट हो गए, लेकिन अभी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। तो ऐसी आइसोमेरिज्म को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म कहते हैं। इनका आईपीसी क्या होगा, इनका आईपीसी भी देख लिया जाए। आईपीसी करने के लिए हम क्या करें, पहले लिखें टेट्रा एमाइन। सबसे पहले हम लिगेंड का ही नाम लिखते हैं, तो लिखा टेट्रा एमाइन प्लेटिनम। ध्यान ये रखना होगा कि कॉम्प्लेक्स कैसा है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स जो है वो ये एनायनिक है और ये कैटायनिक। कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में जो धातु होता है, मेटल होता है, उसके नाम में कोई चेंज नहीं किया जाता। इसकी वजह से हम इसको प्लेटिनम लिख रहे हैं। अगर यहाँ पर एनायनिक होता तो क्या लिखते हैं, प्लेटिनेट लिखते हैं, प्लेटिनम। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालें, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, -1 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस निकिल की X प्लस अमोनिया यानी NH3 की 0 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस X, यानी क्या हो गया 2x -4 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, +2, यानी प्लेटिनम की भी कितनी हो जाएगी, +2। रोमन में लिख दिया। फिर क्या लिख रहे हैं, टेट्रा साइनाइडो निकिलेट। ठीक है, निकिल नहीं लिखेंगे, निकिलेट लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि इस पर कौन सा चार्ज आएगा, माइनस चार्ज आएगा। ये कैटायन है तो ये एनायन हो जाएगा, तो निकिलेट लिखेंगे और लिखेंगे सेकेंड। ठीक, तो ये होगी इसकी आईपीएसी। सेम इसी तरह से इसकी भी आईपीएसी हम कर लेंगे। अब आगे जो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म के बाद देखा जाए तो है लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म क्या होती है, वहाँ पर एम्बीडेंटेड लिगेंड का होना जरूरी है। ठीक है, लिंकेज आइसोमेरिज्म में तभी दिखाई पड़ेगी आपको लिंकेज आइसोमेरिज्म जब क्या हो, एम्बीडेंटेड लिगेंड हो। अगर वहाँ पर एम्बीडेंटेड लिगेंड है तो लिंकेज आइसोमेरिज्म दिखाएगा। अभी पहले ही बता चुके हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड कौन होंगे, जिनके पास 2 डोनर एटम होंगे, लेकिन एक बार में एक ही डोनर एटम बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। एग्जाम्पल के लिए अब यही एग्जाम्पल ले सकते हो, NiCN4-। ठीक है, तो इसमें CN4- है, अगले में लिख लो NiNC4-। यहाँ पर साइनाइडो और अगला वाला आइसोसाइनाइडो हो गया। तो कंपाउंड जो हो गया वो डिफरेंट हो गया, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। ऐसी आइसोमेरिज्म क्या कहलाएगी, लिंकेज आइसोमेरिज्म कहलाएगी। ठीक है, यहाँ पर आप एम्बीडेंटेड लिगेंड जरूर पढ़ लीजिएगा। एम्बीडेंटेड लिगेंड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा पढ़ने को। ठीक है, तो वहाँ पर आप उसको पढ़ लेंगे, उसके कई सारे एग्जाम्पल भी दे देंगे, देख लीजिएगा। एक चीज़ और ध्यान रखिए कि अगर इस तरह के कंपाउंड आ जाते हैं तो इनको, अगर मान लीजिए आपको प्यूरिफिकेशन टेक्निक की बात कर रहे हैं या डिफ्रेंशिएट करना हो किसी एक्सपेरिमेंटल टेक्निक से, तो कोई भी एक्सपेरिमेंटल टेक्निक नॉर्मली इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकती है। तो इसके लिए हम लोग IR स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद लेते हैं। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा हम लोग लिंकेज आइसोमर्स को डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि इसमें आइसो है और इसमें साइनो है, या ऐसे ही जो भी आप एग्जाम्पल ले रहे हो तो उनको डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है यहाँ पर। अगला देख रहे हैं पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म, इसमें कहता है 2 और मोर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्टीशियोमेट्रिक कंपोजिशन। स्टीशियोमेट्रिक कंपोजिशन का मतलब क्या होगा कि सपोज करो कि किसी में कोई लिगेंड हो या कंपाउंड है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग PtCl2NH3 का होल ट्वाइस। तो यहाँ पर जो रेशियो है मेटल का 1:2:2। अगर इसका पॉलीमराइजेशन कर देते हैं Pt2Cl2 का होल ट्वाइस और NH3 का होल 4, तो ऐसी कंडीशन में
2:4 है ना, यानी 1:2:2। लेकिन नॉर्मल अगर देखा जाए तो ये रेशियो क्या हो गया, इसका 2 गुना हो गया। तो इस स्टीरियोमेट्रिक कंपोजिशन ही चेंज हुआ है, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। तो ऐसी आइसोमेरिज्म क्या कहलाएगी, पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म कहलाएगी। ठीक है, ये भी एक कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। आगे हम देख रहे हैं कोऑर्डिनेशन स्पेयर आइसोमेरिज्म। आज का जो वीडियो है वो आइसोमेरिज्म पे स्टार्ट किया जा रहा है। आइसोमेरिज्म में हमने कुछ पोर्शन पढ़ लिया हुआ था, ठीक है, और मेरे ख्याल से पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। इसके बाद कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, एक पोर्शन ये बच रहा था, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म जो होती है उसमें ब्रिज लिगेंड ही पार्टिसिपेट करते हैं। ब्रिज लिगेंड या ब्रिज कंपाउंड जो होते हैं वही पार्टिसिपेट करते हैं, और उनके थ्रू जो है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म हमको देखने को मिलती है। ठीक है, इसमें एक एग्जाम्पल हम आपको दे सकते हैं, NH3 का होल 4 CO OH Cl CO, ठीक है, NH3 का होल ट्वाइस Cl2, SO4। ठीक है, ये जो है वो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म को दिखाएगा कि कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में होता क्या है कि जैसे कंपाउंड, अब यहाँ लिगेंड है एमाइन, ठीक है, तो यहाँ पर ये 2 लिगेंड है, इधर 4 हैं, यहाँ 2 क्लोरीन है, यहाँ पर कोई क्लोरीन नहीं है। तो ऐसा होगा कि जो यहाँ से क्लोरीन उठ के इधर चला आएगा और NH3 उठ के इधर चला आए, तो इसी को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म बोलते हैं। मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बीच ही लिगेंड की अदला बदली, इसी को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। देखा जाए OH Cl CO NH3 का होल थ्राइस Cl, तो इधर क्या हो जाएगा, NH3 का होल थ्राइस Cl, आइडेंटिकल हो गए दोनों। ठीक, तो यहाँ पर अभी कोई क्लोरीन नहीं था, एक क्लोरीन इधर आ गया और यहाँ पर एक क्लोरीन की संख्या कम हो गई, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ये कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म का एग्जांपल है। यहाँ पर इसकी IUPAC भी देख लीजिए। IUPAC कैसे करेंगे, क्योंकि जो ब्रिज कंपाउंड होते हैं उनकी IUPAC करते वक्त हमको क्या करना होता है कि जो सेंट्रल मेटल एटम आता है, इसके बाद ये जो लिगेंड होते हैं अगर सेम होते हैं तो एक बार म्यू लगेगा, अगर एक से मतलब जैसे यहाँ पे दोनों डिफरेंट हैं तो डिफरेंट है तो क्या होगा, दोनों बार आपको दोनों नाम लिखते वक्त म्यू लगाना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पर भी अल्फ़ाबेटिकली आपको देखना पड़ेगा कि अल्फ़ाबेटिकली कौन पहले आता है कौन बाद में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा जाएगा टेट्रा एमाइन कोबाल्ट। अब यहाँ कितना आएगा, चलो ऑक्सीडेशन स्टेट अभी छोड़ रहे हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना बता देंगे। जैसे इसकी तो 0 होती है, जानते हो, इसकी -1 होती है, इसकी -1 होती है, इसकी 0 हो गई, -1 हो गई तो मल्टीप्लाई बाई 2 हो गया। SO4 की -2 होती है, टोटल कितनी हो जाएगी, 2 2 4 1 5 और 1 6, टोटल -6 हो गया। और ये कितना हो गया, x हो गया, ये x हो गया, तो 2x -6 = 0, तो 2x = +6 और x = +3। यहाँ पर कितना आ गया कोबाल्ट का, वैसे भी कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो +3 ही होती है। तो टेट्राएमाइन कोबाल्ट थर्ड, फिर म्यू। अब म्यू हाइड्रोक्सो लिखें कि म्यू क्लोराइडो लिखें, कौन पहले आएगा, C पहले आएगा कि H पहले आएगा, जानना है अल्फ़ाबेटिकली C पहले आएगा तो म्यू क्लोराइडो। ठीक है, फिर म्यू हाइड्रोक्सो, म्यू हाइड्रोक्सो। आगे क्या लिखा जाएगा, फिर इसमें भी अल्फ़ाबेटिकली देख लिया जाए, डाई एमाइन डाई क्लोराइडो, डाई क्लोराइडो कोबाल्ट थर्ड, आखिरी में सल्फेट, क्योंकि ये लिगेंड नहीं है तो इसके नाम में सल्फेटो नहीं लिखना है। ठीक है, तो ये हो गया इसकी IUPAC। अब यहाँ पर क्या होगा, इसमें क्या चेंज आ जाएगा कि यहाँ पर पहले जैसे टेट्राएमाइन लिखा तो टेट्राएमाइन के यहाँ क्या लिखेंगे, ट्राईएमाइन लिखेंगे, क्लोराइडो कोबाल्ट थर्ड, म्यू क्लोराइडो म्यू हाइड्रोक्सो, फिर ट्राईएमाइन क्लोराइडो कोबाल्ट थर्ड सल्फेट। ठीक है, तो ये इसका नाम हो जाएगा। IUPAC करिएगा, इसकी भी कई सारी IUPAC करके देख लीजिए, क्योंकि ये भी एग्जाम में कभी कोई पूछा जा सकता है।